आधी रात का वक्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती, एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है पुरइसरार हॉरर नावल अफरीती एपिसोड नंबर 2। अचानक एक हल्के से धमाके के साथ खोपड़ी उछलकर नीचे गिरी। फिर एक कर्बनाक चीख की आवाज़ बुलंद हुई। जमशेद जैसा अमल भी डर कर पीछे हट गया। खोपड़ी के उछलने से मोमबत्ती नीचे गिरकर बुझ गई थी। जमशेद यही समझा कि जिस बदरू अफरीती का वो चिल्ला कर रहा है, वो मंत्र पूरा होने से पहले ही हाज़िर हो गई है। उसने जेब से माचिस निकाल कर जलाई और नीचे गिरी हुई मोमबत्ती को फिर से रोशन किया और देखा कि खोपड़ी अपनी जगह पर ही थी, मगर उसके माथे से ऊपर का हिस्सा टूटकर अलग हो चुका था और खोपड़ी की एक आंख में से स्याह धुएं की एक पतली लहर सांप की तरह बल खाती हुई बाहर निकल रही थी। उसके देखते ही देखते खोपड़ी की आंख के सुराख में से धुआं निकलना बंद हो गया और सुराख में से एक काला बिच्छू निकलकर आंख के सुराख से चिमटकर साकत हो गया। आमल जमशेद ये सब कुछ बड़े गौर से देख रहा था। वो खौफज़दा नहीं था, मगर हैरान ज़रूर था कि ये सब कुछ उसके चिल्ला पूरा करने से पहले कैसे वकूफ़ पज़ीर हो गया है। वो यही समझ रहा था कि बदरूहों की महारानी बदरू अफरीती उसी टूटी हुई खोपड़ी में से नमूदार होगी। उसने दोबारा मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अभी उसने दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू ही किए थे कि अचानक वही डरावनी चीख एक बार फिर बुलंद हुई और टूटी हुई खोपड़ी उछलकर इतने ज़ोर से जमशेद के माथे से टकराई कि वो पीछे को गिर पड़ा। मोमबत्ती फिर बुझ गई। जमशेद पर खौफ तारी हो गया। वो घबरा कर उठा और कब्र से निकलकर कब्रिस्तान की डेवड़ी की जानब दौड़ने लगा। डेवड़ी से निकलकर वो भागता हुआ अंधेरे में उजाड़ मैदान की सूखी झाड़ियों में उलझता एक खेत में आकर बैठ गया। उसका सांस फूल चुका था, माथे पर पसीना आ गया था, जिस्म गर्म हो रहा था। उसका सांस तेज़ तेज़ चल रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये सब कुछ क्या और कैसे हो गया। वो गिरता पड़ता अपने मकान पर आ गया। दरवाज़ा खोलकर ऊपरे कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा और गिरते ही उस पर बेहोशी तारी हो गई। उसे होश उस वक़्त आया जब उसकी कान में मुलाज़मा रानी की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसे दूर से आती महसूस हो रही थी। नौकरानी रानी कह रही थी, बाबू बेटा ये दवाई पी लो। जमशेद ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में से सेक निकल रहा था। उसने उठकर बैठना चाहा, मगर वो अपने जिस्म को हरकत न दे सका। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर उसी हालत में पड़ा है। रोशनदान में से दिन की रोशनी आ रही है। रानी उसके पास बैठी है और उसके हाथ में शीशे का गिलास है, जिसमें किसी दवाई का नस्वारी रंग का मिक्सचर है। जमशेद ने बोलकर कुछ पूछना चाहा, लेकिन ये देखकर उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई कि उसकी ज़ुबान बंद हो चुकी थी। वो बोल नहीं सकता था। उसने मुंह खोलकर कुछ कहना चाहा, मगर उसका मुंह भी ना खुल सका। उसकी सिर्फ आंखें हरकत कर रही थी। बाकी सारा जिस्म जैसे पत्थर की तरह साकत हो चुका था।
और उसके साथ ये क्या हो गया था। ये सोचकर आमल जमशेद का दिल डूबने लगा। वो सब कुछ सुन रहा था। उसे नौकरानी रानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो बोल नहीं सकता था। हाथ उठाकर दवाई का गिलास भी नहीं पकड़ सकता था। रानी बेचारी सख्त घबराई हुई थी। उसने जमशेद का मुंह खोलकर चम्मच में दवाई डालने की कोशिश की, मगर जमशेद के बंद होंठ अपनी जगह पर जमकर सख्त हो गए थे। रानी रोने लगी। उसने दवाई का गिलास एक तरफ रखा और जल्दी से कमरे में निकल गई। थोड़ी ही देर में वो मोहल्ले के एक डॉक्टर को लेकर आ गई। जमशेद उस डॉक्टर को जानता था। उसका क्लिनिक कॉलोनी के बाज़ार में था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप निकालकर जमशेद के दिल की धड़कन चेक की, फिर उसका ब्लड प्रेशर लिया। जमशेद आंखें खोले डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने हल्की सी तसल्ली अमीज़ मुस्कुराहट के साथ कहा, जमशेद साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने अपने बैग में से डिस्पोजेबल सिरिंज निकालकर उसमें से एक छोटी सी शीशी का ऊपर का हिस्सा काट कर सिरिंज में टीके की दवाई भरी और जमशेद के बिल्कुल सीधे पड़े बाजू पर से आस्तीन ऊंची की और बाजू में इंजेक्शन लगाने के लिए झुका। जैसे ही उसने जमशेद के बाजू में सिरिंज की सुई चुभोने की कोशिश की, सुई टूट गई। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसने पत्थर में सुई चुभोई थी। डॉक्टर ने जल्दी से जमशेद के बाजू को टटोला। जमशेद का बाजू पत्थर की तरह सख्त हो गया था। डॉक्टर ने उसके सारे जिस्म को टटोल कर देखा। उसका सारा जिस्म पत्थर बन चुका था। डॉक्टर हैरान रह गया। जमशेद की आंखें खुली थी। डॉक्टर ने जमशेद से कहा, यह सब कुछ कैसे हो गया। जमशेद ने कोई जवाब ना दिया। टिकटिकी बांधे डॉक्टर को रहम तलब नज़रों से तकता रहा। डॉक्टर ने जमशेद के होंठों पर उंगली रखकर दबाया, मगर होंठ भी पत्थर की तरह सख्त थे। डॉक्टर ने जल्दी से स्टेथोस्कोप बैग में रखी और रानी से कहा, इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाओ। रानी के हाथ पांव फूल गए थे। उसने जल्दी से मोहल्ले के 2-3 आदमियों को बुलाया और जमशेद को टैक्सी में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया। उस वक़्त दिन के 11 बजे थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जमशेद को चेक किया, मगर उनकी समझ में ना आया कि मरीज़ को क्या हो गया है। सबसे ज़्यादा डॉक्टरों को इस बात की हैरानी थी कि मरीज़ का जिस्म पत्थर क्यों हो गया है। ना उसे इंजेक्शन लग सकता था, ना उसे खुराक दी जा सकती थी। सिर्फ मरीज़ यानी जमशेद का दिल बदस्तूर धड़क रहा था। वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर ने अलग होकर अपने असिस्टेंट डॉक्टर से कहा, यह शख्स तकरीबन मर चुका है, सिर्फ दिल अभी तक धड़क रहा है और आंखों में थोड़ी बहुत हरकत है, थोड़ी देर में ये भी ख़त्म हो जाएगा। रानी बेचारी जमशेद के बिस्तर के करीब पहुंचकर बेंच पर सोगवार बैठी थी। जमशेद अस्पताल के बेड पर साकत पड़ा और वार्ड में लोगों के चलने फिरने और डॉक्टरों और नर्सों की आपस में बातें करने की आवाज़ बराबर सुन रहा था। काले जादू की आमल की हैसियत से वह यही समझ रहा था कि यह चिल्ला उल्टा पड़ गया है और कुछ देर बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल की धड़कन मध्यम पड़ती जा रही है और उसे अपनी आंखों को हरकत देने में दिक्कत पेश आ रही है। दिन के 1 बजे के करीब जमशेद के दिल की धड़कन बंद हो गई और उसके फ़ौरन बाद उसकी आंखें भी पथरा गईं। वार्ड की नर्स राउंड लगाते जमशेद के पास आई। उसने जमशेद की पथराई हुई आंखें देखी तो जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आकर चेक किया। रानी जो परेशान सूरत लिए पास ही खड़ी थी। डॉक्टर ने रानी से कहा, बीबी, मरीज़ का कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है? रानी ने कहा, जी नहीं डॉक्टर जी, बाबू अकेला ही रहता है, मैं इसकी पुरानी नौकरानी हूँ। बीबी, मरीज़ का इंतकाल हो चुका है, हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। रानी रोने लगी। जमशेद के दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें पथरा कर एक जगह साकत हो गई थी, मगर वो देख सकता था, सुन सकता था। डॉक्टर ने जब रानी से कहा कि मरीज़ मर चुका है तो उसने चीख कर कहना चाहा कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ।
लेकिन वो आवाज़ ना निकाल सका। थोड़ी देर बाद पुलिस का एक सिपाही और एक कांस्टेबल वहां आ गए। वो रानी का बयान कापी पर लिखने लगे। जमशेद ये सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था। वो चीख चीख कर कहना चाहता था कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मगर उसकी आवाज़ उसकी हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। जब कांस्टेबल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिल सकेगी, तो जमशेद पर सख्ता सा तारी हो गया। पोस्टमार्टम का मतलब था कि अब उसके जिस्म को चीरा फाड़ा जाएगा। डॉक्टर ने कांस्टेबल से कहा, आपको 1-1.5 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। कांस्टेबल ने रानी से कहा, बीबी इस आदमी का कोई रिश्तेदार हो तो बताओ, हमें लाश का पोस्टमार्टम करना है। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इसे किसी ने जहर तो नहीं दिया। रानी ने आंसू पूंझते हुए कहा, यहाँ इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। कांस्टेबल बोला, ठीक है बीबी, हमें कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होगी। जमशेद की लाश को पोस्टमार्टम वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रानी बाहर ज़मीन पर बैठ गई। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर जब जमशेद की लाश का पोस्टमार्टम करने लगा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि लाश पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। उसने उसी वक्त वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर को इतला दी। इंचार्ज डॉक्टर पुलिस कांस्टेबल को साथ लेकर पोस्टमार्टम रूम में आ गया। लाश को एक बार फिर चेक किया गया। लाश इतनी सख्त हो चुकी थी कि पोस्टमार्टम का सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस कांस्टेबल ने यह सूरत हाल देखी तो एक कागज़ आगे बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब यहाँ दस्तखत कर दीजिए, हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है। जब ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाई पूरी हो गई तो जमशेद की लाश रानी के हवाले कर दी गई। रानी रोती हुई लाश को किसी न किसी तरह घर वापस ले आई। जमशेद सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, मगर किसी को नहीं बता सकता था कि वो ज़िंदा है। उसे मुर्दा ना समझो वो ज़िंदा है। वो इस तस्वर से कांप रहा था कि अब उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा। मोहल्ले के कुछ लोग जमा हो गए। रानी ने उन्हें बताया कि उसके साहब का ताल्लुक़ आतिश परस्तों के एक ख़ास फ़िरके से था और उस फ़िरके का एक कब्रिस्तान शहर से बाहर अभी तक मौजूद है। चुनाचा लाश को गुस्ल दिया जाने लगा। जब जमशेद की लाश पर पानी डाला गया तो उसने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में कहना चाहा, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन वो आवाज़ ही नहीं निकाल सका। उसकी वहाँ सुनता कौन? सब यही समझ रहे थे कि जमशेद आमल का इंतकाल हो चुका है और अब उसे उसके फ़िरके के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। जमशेद की हालत अंदर से बहुत बुरी हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वहाँ सब लोग उसे मुर्दा समझ रहे थे, जबकि वो ज़िंदा था और थोड़ी ही देर के बाद उसे ज़िंदा दफन किया जाने वाला था। वो उन सब को चीख चीख कर कहना चाहता था कि मुझे कब्र में मत उतारो, मैं ज़िंदा हूँ। तो मुझे दफन कर दोगे तो फिर मैं ज़रूर मर जाऊँगा। मगर उसकी आवाज़ ही बंद थी। उसकी फरियाद कौन सुनता? महल्ले के चंद एक खुदा तरस आदमी उसे कफना कर एक चारपाई पर रखकर उसके फ़िरके के कदीम और वीरान कब्रिस्तान में ले गए। कब्र पहले से खोदी जा चुकी थी, वहाँ कोई गोरकन तो था नहीं। लोगों ने खुद ही एक जगह दूसरी शिकस्ता कब्रों के दरमियान ज़मीन खोद कर एक गड़ा सा बना दिया। जमशेद के ज़िंदा जिस्म को मुर्दा समझकर कब्र में उतार दिया गया। फिर मिट्टी डालकर उसकी एक ढेरी सी बना दी और जो चंद एक लोग जनाजे के साथ आए थे वो वापस चले गए। उधेर उम्र नौकरानी रानी कब्र पर अकेली रह गई थी। उसने अपने मज़हब के मुताबिक मरने वाले के हक़ में दुआ मांगी। कब्र पर 2-1 फूल रखे और आंसू पूंझती वो भी वापस चली गई। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही जमशेद की ज़िंदा लाश को कब्र में उतार कर कब्र को मिट्टी डालकर बंद किया गया तो जमशेद डर के मारे या किसी और खौफ के ज़ेर असर बेहोश हो गया। उसके सुनने और महसूस करने की जो हिस्स ज़िंदा थी वो भी ख़त्म हो गई। कब्रिस्तान में सूरज ढलने लगा। शाम के साए तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। शाम के साए गहरे होकर रात की तारीकी में बदल गए और कब्रिस्तान पर पहले से ज़्यादा मौत का सन्नाटा छा गया।
स्याह मातमी रात धीरे धीरे गुजर रही थी। अब हम वापस अपनी होशरुबा दास्तान के उस पहले मकाम पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, जब रात की तैरगी और सनसान सन्नाटे में एक कब्र के अंदर से कभी किसी के रोने और कभी ठक ठक की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ें आती थी। ये कब्र आमल जमशेद की ही थी, जो कब्र में ज़िंदा दफन किए जाने के बाद बेहोश हो गया था, लेकिन जैसे अब होश आ गया था। होश में आते ही जमशेद ने सबसे पहले और हैरत अंगेज़ तब्दीली ये महसूस की कि उसका सारा जिस्म ज़िंदा हो गया था। अब वो अपने जिस्म के हर अज़ू को हरकत दे सकता था। पहले वो सिर्फ सुन सकता था, बोल नहीं सकता था, अब बोल भी सकता था। उसके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया और उसे अपने जिस्म में गर्म खून की गर्दिश करता महसूस हो रहा था। वो अपने पूरे और मुकम्मल होशो हवास में था। उसे सब कुछ याद आ गया था कि वो किस तरह अपने आतिश परस्त बाप दादाओं के वीरान कब्रिस्तान की एक कब्र में अफरीती बदरू को कब्ज़े में करने के लिए कब्र के मुर्दे की खोपड़ी पर मोमबत्ती जलाए काले जादू का चिल्ला कर रहा था। फिर किस तरह अचानक एक धमाके के साथ मुर्दे की खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा उड़ गया था और खोपड़ी बड़े ज़ोर से उसके सर से टकराई थी और वो ज़िंदगी में पहली बार खौफज़दा होकर वहाँ से भाग उठा था। और फिर अपने घर में आकर उसे तेज़ बुखार हो गया और बिस्तर पर गिरने के बाद उस पर सख्ता सा तारी हो गया था। उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसके सुनने और सोचने की हिस्स कायम रही थी, मगर बोलने की ताकत ख़त्म हो गई थी। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जाने के बाद उसके दिल की धड़कन भी बंद हो गई और आंखें भी पथरा गई थी। और डॉक्टर ने उसे घरेलू मुलाजमा रानी को बताया था कि मरीज़ मर चुका है, हालांकि वो जिंदा था। सब कुछ सुन रहा था मगर बोल नहीं सकता था। डॉक्टर को बता नहीं सकता था कि मैं मरा नहीं, ज़िंदा हूँ। फिर किस तरह उसकी ज़िंदा लाश को लोग नहाने के बाद कफन में लपेट कर कब्रिस्तान में ले आए थे और उसे कब्र में दफन कर दिया था। उसे ये भी याद था कि कब्र में दफन होने के बाद उसके सुनने और सोचने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई थी और वो बेहोश हो गया था। और अब उसे अचानक होश आ गया। अब तक वो उसी नतीजे पर पहुंचा था कि काले जादू का चिल्ला उलट जाने की वजह से मुर्दे की खोपड़ी उसके सर के साथ आकर पूरे ज़ोर से टकराई थी। वो खोपड़ी जमशेद की आंखों के सामने थी। उसकी एक आंख के सुराख में से पहले धुएं की पतली लकीर निकली थी, फिर एक काला बिच्छू बाहर निकल आया और खोपड़ी की आंख के साथ इस तरह चिमट गया था कि आंख का सुराख बंद हो गया। अब जबकि वो पूरी तरह से होश में आ चुका था, उसे यकीन था कि उसकी ज़िंदगी के चंद एक लम्हे ही बाकी रह गए हैं। वो कब्र में दफन है और जब कब्र के अंदर थोड़ी मकदार की ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो वो वाकई दम घुटने से मर जाएगा। वो कफन में लपेटा कब्र के अंदर सीधा लेटा था और उसने अपने आप को मरने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। उसने कफन के अंदर ही अंदर अपने हाथ पैरों की उंगलियां हिलाकर देखी। वो उंगलियों को एक ज़िंदा इंसान की तरह हिला सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। उसका ख्याल था कि कब्र में जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मौजूद है वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और उसकी सबसे पहली निशानी ये होगी कि उसको सांस लेते हुए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा और फेफड़ों पर ज़्यादा ज़ोर डालना पड़ेगा। उसके बाद उसका दम घुटने लगेगा और फिर वो गश खा जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मौत की आगोश में चला जाएगा। उसके ऊपर सैकड़ों मन मट्टी पड़ी थी। कब्र से उसके बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर उसके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जिसकी मदद से वो कब्र की मिट्टी को खोद कर कब्र में सुराख बना सकता। उसके जिस्म से सिर्फ 2 फुट ऊपर कच्ची ईंटों की छत सी पड़ी हुई थी। उसने 2-3 बार हाथों से उन ईंटों को खुरचने की कोशिश भी की थी, मगर ईंटों की मिट्टी सख्त हो चुकी थी। इन तमाम कोशिशों में नाकाम हो जाने के बाद जमशेद ने मौत के आगे हथियार डाल दिए और अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लिया।
وہ انتظار کرنے لگا کہ کب بند قبر کی آکسیجن کم ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو سانس کھینچنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بڑے آہستہ آہستہ سانس لینے لگا تاکہ آکسیجن کم سے کم استعمال کی جائے۔ یہ زندہ رہنے کی شدید خواہش کا قدرتی رد عمل تھا، وگرنہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا زندہ رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ قبر کے اندر لیٹا وہ دیر تک ہلکے ہلکے سانس لیتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ آکسیجن میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔ اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس کھینچے۔ گہرے سانس کھینچنے میں بھی جمشید کو کسی قسم کی معمولی سے بھی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ پہلے تو وہ بڑا حیران ہوا، پھر اسے خیال آیا کہ ضرور قبر میں کسی جگہ کوئی سوراخ ہے جس میں سے باہر کی تازہ ہوا اندر آ رہی ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، قبر کی دیواروں کو غور کیا۔ قبر کی تاریکی میں اسے کوئی سوراخ دکھائی نہ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سوراخ میں سے باہر کی روشنی نظر آ جائے۔ اسے لیٹے لیٹے جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے سانس لینے میں کسی قسم کی دقت یا دباؤ محسوس نہ کیا، تو اس کے اندر زندہ رہنے کی خواہش پھر سے جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حالت میں قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس ارادے کے ساتھ ہی جمشید کے اندر جیسے ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ قبر کے اندر 2 فٹ کی اونچائی میں کافی گنجائش تھی۔ وہ لیٹے لیٹے الٹا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے لحد کی دیوار کو کھرچنا شروع کر دیا۔ لحد کی دیوار کی مٹی پرانی تھی اور کافی سخت تھی۔ وہ بیٹھ کر قبر کی دیوار کی مٹی نہیں کھرچ سکتا تھا، صرف کوہنیوں کے بل لیٹ کر ہی ایسا کر سکتا تھا۔ وہ بہت جلد تھک گیا اور اس کی 2 انگلیوں کے ناخن بھی ٹوٹ گئے۔ اس پر گھبراہٹ کی حالت طاری ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس قبر میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور اگر وہ سانس بھی لیتا رہا تو بھی بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ وہ دیوانہ وار قبر کی دیوار کو کھرچنے لگا، لیکن اس کی زخمی انگلیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ بدحواسی میں وہ دیوار پر مکے مارنے لگا۔ اس وقت اگر کوئی باہر سے سنتا تو اسے قبر کے اندر کی ٹھک ٹھک کی گھٹی ہوئی آوازیں سنائی دیتی، مگر اس اجاڑ بیابان غیر فرقے کے قبرستان میں تو دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ آدھی رات کو وہاں کون جاتا؟ جمشید نے تھک کر سر نیچے گرا لیا۔ وہ بچوں کی طرح بے اختیار ہو کر رونے لگا، مگر قبرستان میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کبھی روتے روتے چپ ہو جاتا اور قبر کی دیوار پر زور زور سے مکے مارنے لگتا۔ جب مکے مارتے مارتے تھک جاتا تو پھر رونے لگ جاتا۔ جب روتے روتے گلا خشک ہو جاتا تو کراہنے لگتا۔ اس کی حالت بڑی عبرت انگیز ہو گئی تھی۔ آخر مایوس ہو کر اس نے اپنا سر قبر کی زمین کے ساتھ لگا دیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ قبر میں گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی کہ اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ واقعی موت کی سی خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں اسے سرسراہٹ کی سی آوازیں سنائی دی۔ وہ سسکیاں بھرتے بھرتے چپ ہو گیا اور کان لگا کر اس آواز کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ قبر کی تاریکی میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سرسراہٹ کی یہ آواز قبر کی دائیں جانب والی دیوار سے آ رہی ہے۔ اسے سانپ کا خیال آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی سانپ ہو۔ سانپ کے خیال سے اس کے دل پر ذرا سا بھی خوف طاری نہ ہوا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان حالت نزاع میں پڑا تھا۔ ایسی زندگی سے موت 1000 درجے بہتر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سانپ اسے ڈس لے، کم از کم اسے عذاب سے تو نجات مل جائے گی۔ سرسراہٹ کی آواز ایسی ہو گئی جیسے قبر کی دیوار سے مٹی نیچے گر رہی ہو۔ جمشید نے لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا کر قبر کی دائیں جانب کی دیوار پر پھیرا۔ اس کا اندازہ صحیح تھا۔ یہاں قبر کی دیوار پر سے ایک جگہ مٹی اپنے آہستہ آہستہ نیچے گر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے دوسری طرف سے
किसी मुर्दार ख्वार जानवर ने उसकी जिस्म की बू सूंघ ली हो और अब ज़मीन में सुराख करके उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो ताकि उसे अपना नवाला बनाए। उसने सोचा हो सकता है ये कोई चूहा हो, एक नहीं बल्कि चूहों का एक हजूम हो जो सुराख खोद कर कब्र में आते हैं और उसके जिस्म की बोटियां उड़ानी शुरू कर दें। ऐसी अंदोनाक और ज़ियतनाक मौत के ख्याल से जमशेद की रूह लर्ज़ गई। जहाँ से दीवार की मट्टी नीचे गिर रही थी उसने वहाँ अपना हाथ रख दिया। जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश एकदम उसके अंदर जाग उठी। अब वो मरना नहीं चाहता था बल्कि किसी भी तरह कब्र से बाहर निकलकर जिंदा इंसानों में वापस आकर जिंदा रहना चाहता था। उसके हाथ रखने के बावजूद कब्र की दीवार की मिट्टी बराबर नीचे गिर रही थी और फिर उसका हाथ दीवार के अंदर धंस गया। दीवार का एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा था और वहां से धुंध में लिपटी हुई फीकी फीकी रोशनी कब्र में आने लगी थी। जमशेद कब्र में जितना उठ सकता था उठकर बैठ गया और उस रोशनी को तकने लगा। एकदम उसे ख्याल आया कि किसी गैबी ताकत ने उसकी मदद की है और कब्र की दीवार खोल दी है और ये फीकी फीकी धुंधली रोशनी सितारों की रोशनी है जो बाहर से आ रही है। जमशेद ने जल्दी से कोहनियों के बल रेंग कर कब्र के शिगाफ में दाखिल हो गया। उसने देखा कि दूसरी तरफ भी एक कब्र की लहद थी जिसमें एक इंसानी हड्डियों का पिंजर पड़ा था। हड्डियों के पिंजर की गर्दन की हड्डी के करीब ही एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी जिसका ऊपर वाला हिस्सा गायब था और खोपड़ी की एक आंख से स्याह बिच्छू टूटा हुआ था। जमशेद ने उस कब्र को और उस कब्र की हड्डियों के पिंजर को पहचान लिया था। ये वही कब्र थी जिसके अंदर बैठकर उसने पिछली रात इफरीती बदरू का चिल्ला किया था और फिर एक चीख नुमा धमाके की आवाज़ से मुर्दे की खोपड़ी उछलकर बड़े ज़ोर से उसके सर से टकराई थी और वो खौफज़दा होकर भाग गया था।